जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। क्या हिंदुस्तान, क्या हमारा देश बेटियों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक मुल्क बन गया है? यह सवाल इसलिए बड़ा लाजमी है क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं, ब्रिटिश एक एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि बीते 3 दशक में हिंदुस्तान में करीब करीब 1.25 करोड़ बेटियों को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें मार दिया गया। और इसीलिए क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या जो हिंदुस्तान में लगातार हो रही थी, उसको रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। और क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या का मामला इतना बढ़ चुका है, ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अगर आज हिंदुस्तान की देश की बात करें तो यहाँ पर लड़कियों और लड़कों का जो औसत है वो 1000 पुरुषों की तुलना में 914 महिलाएं हैं। ये जो रेशो है, ये जो औसत है, ये बहुत डिसबैलेंस है, असंतुलित हो गया है। इसलिए बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया। लेकिन अभी भी बड़े सारे सवाल हैं। प्रधानमंत्री ने योजना शुरू की, बहुत जल्द देश के 100 जिलों में ये योजना शुरू होगी। सबको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि बेटियां हमारे लिए बोझ नहीं हैं, बल्कि बेटियां हमारा सहारा हैं, हमारा गर्व हैं। लेकिन इसके बावजूद आरटीआई से मिले ये आंकड़े बताते हैं कि देश के बड़े शहरों में भी, अगर हम इन बड़े शहरों की बात करें, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों की बात करें जहां ज्यादातर पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग रहते हैं, ऐसे देश के बड़े शहरों में भी बड़े पैमाने पर गर्भपात के मामले सामने आए हैं। और इनमें ये आंकड़े, जो गर्भपात के आंकड़े हैं, ये आधिकारिक आंकड़े हैं। इसके अलावा जो अनधिकृत आंकड़े हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी हो सकती है। और इसमें आशंका इस बात की है, जो गर्भपात के जो मामले हैं, इनमें बहुत सारे मामले कन्या भ्रूण हत्या के, यानी अभी भी हिंदुस्तान के बड़े शहरों में ये सब जो कन्या भ्रूण हत्या का मामला है ये चल रहा है। और इसको कैसे रोका जाए, क्या कुछ किया जाए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इसी पर जानने का हक के इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 3 लोग स्टूडियो में इस मामले में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। हम बता दें, दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ योगिता भयाना जी हैं। योगिता भयाना जी निर्भया ज्योति ट्रस्ट से हैं। और हम आपको बता दें, 2012 में दिल्ली में दिसंबर की रात में जो निर्भया कांड हुआ था, जिसके बाद पूरा देश सड़कों पर उतर आया था महिला सुरक्षा को लेकर, उन्हीं निर्भया, उन्हीं ज्योति के जो माँ और पिता हैं, उन्होंने इस निर्भया ज्योति ट्रस्ट को बनाया है। और योगिता जी उसी से जुड़ी हुई हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए आवाज उठाती हैं। हमारे साथ डॉक्टर DR राय साहब हैं। डॉक्टर DR राय वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेतन कोठारी। चेतन कोठारी जी जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और मुंबई में, महाराष्ट्र में जो गर्भपात के जो मामले हैं उसको लेकर कई सारी आरटीआई लगाई हैं। और आज जो हम आपको स्टोरी दिखाने वाले हैं वो बहुत कुछ उनकी आरटीआई पर ही आधारित है। तो इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि दिल्ली में और मुंबई में, देश के 2 बड़े महानगरों में गर्भपात को लेकर और किस तरह से क्या कुछ चल रहा है और आंकड़े क्या भयावह कहानी कहते हैं, ये हम देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में लिंगानुपात में असमानता तेजी के साथ बढ़ रहा है। 2011 में 1000 लड़कों में सिर्फ 866 लड़कियां ही थी। वैसे राष्ट्रीय अनुपात 1000 में 940 का है। आरटीआई से पता चला कि दिल्ली देश के 10 सबसे ज्यादा गर्भपात कराने वाले शहरों में शामिल है, जहां पिछले 4 साल में 80,000 गर्भपात के मामले सामने आए। सरकार बेटी बचाओ अभियान को लेकर हर प्रयास कर रही है। शपथ लेता हूं कि मैं लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करूंगा। मुंबई, जहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, देश की आर्थिक राजधानी भी है, वहां गर्भपात को लेकर आरटीआई से जो आंकड़े आए वो और चौंकाने वाले हैं। मुंबई में प्रतिवर्ष हुए गर्भपात पर नजर डालें तो सन 2013-14 में 30,117 गर्भपात हुए, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हुई। 2012-13 में 25,374 गर्भपात के मामले सामने आए, जिसमें 8 महिलाओं की मौत हुई। 2011-12 में
21,978 गर्भपात के मामले सामने आए, जिसमें 23 महिलाओं की मौत हुई और 2010 और 11 में 2,951 गर्भपात के मामले सामने आए। एमटीपी एक्ट के तहत 20 सप्ताह के अंदर ही गर्भपात कराने की वो इजाज़त देता है और हर अल्ट्रासाउंड कराने से पहले महिला को एक F फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में ऐसा नहीं किया जाता। हिंदुस्तान का कानून 20 सप्ताह के अंदर ही गर्भपात कराने की इजाजत देता है। आरटीआई से पता चला कि परिवार नियोजन विभाग ने देश में अप्रैल महीने में 300 निरीक्षण किए, 38 शिकायतों का निपटारा किया, जिसमें 43 क्लिनिक के लाइसेंस रद्द किए। वैसे सरकार कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के हर संभव प्रयास कर रही है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रतिदिन 330 अजन्मी बच्चों को मारा जाता है। पिछले 6 सालों में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया गया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि बेटी बोझ होती है और घर में बेटी नहीं चाहते। आरटीआई से आए इन जवाबों में सिर्फ कानूनी आंकड़े हैं। जो अवैध या गलत तरीके से गर्भपात होते हैं, उनकी संख्या क्या है और उनमें लड़कियों की संख्या कितनी है, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। ये आंकड़े भयावह हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर बात करने वाले सो कॉल्ड शिक्षित लोगों की औरतों के प्रति क्या मानसिकता है, वो साफ बयां करता है। आरटीआई से जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है वो ये है कि गांव की अपेक्षा शहरों में गर्भपात के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। ये वही शिक्षित समाज है जो मीडिया और सोशल मीडिया पर तो अपनी बात बड़ी प्रमुखता के साथ रखता है, लेकिन जब बात आती है महिलाओं के सम्मान की, जब बात आती है बेटियों को बचाने की, तो ये सबसे पीछे नजर आते हैं। अब सरकार, परिवार और प्रशासन को मिलकर एक साथ जुटकर बेटियों को उनको हक दिलाना होगा। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज़, नई दिल्ली। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर महीने करीब 1600 से ज्यादा गर्भपात के मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि रोज 55 ऐसे मामले। और हम शुरू में ये कह चुके हैं कि ये आधिकारिक आंकड़े हैं और अगर गैर आधिकारिक आंकड़ों में जाएंगे तो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। मुंबई की बात करें, एक साल में 31,000 मामले। और चेतन कोठारी जी हमारे साथ हैं। चेतन कोठारी जी ने अभी पूरे मुंबई के आंकड़े जुटाने की एक मुहिम शुरू की है और बहुत जल्द मुंबई के आंकड़े हमारे सामने होंगे। लेकिन चेतन कोठारी जी, ये जो आरटीआई आपने लगाई, मुंबई में जो आरटीआई लगाई, इसके पीछे क्या सोच रही और आप ये जो आरटीआई से आंकड़े सामने आए हैं, इसके बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं, क्या तस्वीर दिखाते हैं ये आंकड़े? मुंबई के जो आंकड़े जो मुझे बीएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट से मिले हैं, उसमें बीएमसी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स के हैं और उसमें मैंने एज वाइज और रिलीजन वाइज भी मांगा था जी। तो खास करके देखा ये गया है कि जो इसमें एज वाइज जो आंकड़ा है, करीबन जो 15 से लेके 20 साल की उम्र की, उनको भी एबॉर्शन करवाना पड़ा है। 20 से 25 साल और ऐसे है तो करीबन ये साल में 2014 के जो आंकड़े हैं मेरे पास, 2013 और 14 के, उसमें 30,000 से ज़्यादा गर्भपात कराए गए हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, इससे मैं कहूँगा। और ये तो आधिकारिक मामले हैं, तो मुझे लगता है इससे जो ऐसे ही बिन अधिकारी मामले होंगे, मुझे लगता है इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। जाहिर तौर पर ये आंकड़े, जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि ये आधिकारिक आंकड़े हैं और जो इसके अलावा जो गैर कानूनी ढंग से गर्भपात होते हैं उनकी तादाद और ज़्यादा हो सकती है। योगिता जी, कुल मिलाकर ये एक तरफ हम देख रहे हैं कि 2 बड़े शहरों में स्थिति है और 2014 के जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि सरकार ने जो इलीगल, इसमें अवैध रूप से काम हो रहा था, उस पर सरकार ने कुछ एक्शन भी लिया, कुछ छापेमारी भी की। लेकिन जिस तादाद में ये आंकड़े हैं कि गर्भपात के मामले इतने बड़ी तादाद में हो रहे हैं, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें बहुत सारे मामले कन्या भ्रूण हत्या के करीब से 40 से 50% ऐसे माने जा रहे हैं। और लेकिन 2014 में हम देखते हैं तो सरकार की तरफ से जो पहल की गई, कदम उठाए गए, छापेमारी बहुत सारी हुई, पर कुल मिला के 43 जो रेडियोलॉजिस्ट हैं और क्लिनिक्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए और 11 मशीनें सील की गई।
सरकार के प्रयास या आपको छोटे प्रयास लगते हैं? आपको लगता है कि इसको बड़े पैमाने पे करने की जरूरत है? बिल्कुल, आपने अभी जो बताया कि जितनी मशीनें सीज की गई, लाइसेंस कैंसिल किए गए, इन्हीं आंकड़ों से हम जज कर सकते हैं कि सरकार कितनी सीरियस है उस चीज़ को लेके। कुछ आंकड़े मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अगर आप बता रहे हैं दिल्ली में ही हुआ, हैदराबाद में 2004 में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कुछ मुहिम छेड़ी थी। उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर 250 लाइसेंस, तकरीबन 250 के आसपास लाइसेंस कैंसिल कर दिए। 70 के आसपास क्लिनिक्स में छापे मारे और 250 के आसपास छापे मारे और 70 उनका कानूनी कार्रवाई की और काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। और उसके बाद वहाँ की रेशियो ठीक हो गई। अगर आप देखें तो उससे कंपैरिजन में तो ये बहुत कम है। इसको तो पूरे अच्छे से उठाना चाहिए। ये तो एक फॉर्मेलिटी और खाना पूर्ति करने वाली बात हो गई। ये जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं दिल्ली में, उस तरह से ये कार्रवाई बहुत बहुत मामूली दिखाई देती है। आपको लगता है कि ये इस तरह की जो सरकारी मशीनरी है उसको इस तरह की छापेमारी ज्यादा करनी पड़ेगी, एक्शन ज्यादा होना चाहिए, तब शायद इस मामले में आप कुछ नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल। 1 साल में तो ये खाली 2014 में इसको करने से कुछ नहीं होगा। इसको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा कि जिस तरह की साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है, अल्ट्रासाउंड मशीन्स अवेलेबल हैं, उस तरह से छापे मारने चाहिए और इसको पूरा स्ट्रिक्टली करना चाहिए। खाना पूर्ति के नाम पे तो बहुत कुछ हो सकता है, बट सिर्फ खाना पूर्ति करने से ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, मानव अधिकार का मामला है। इसको इस तरह से लाइटली नहीं लिया जा सकता, इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। डॉक्टर राय, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री ने बहुत हद तक इसमें डॉक्टरों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी डाली, कहा कि डॉक्टर्स लोगों को भी चाहिए ऐसे मामलों में प्रतिकार करें, अपनी आवाज़ उठाएं। लेकिन हम देखते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से आप जुड़े रहे हैं, इस तरह की जो एसोसिएशंस हैं वहाँ से प्रयास जो हैं वो दरअसल होते नहीं हैं। कहीं ना कहीं जो दोषी डॉक्टर्स होते हैं जो इस तरह के काम में लगे हैं उनको अलग थलग करने में, उनको रोकें, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने, ऐसी चीज़ों में जो है कम्युनिटी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अशोक जी, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1999 के अंदर हमने सबसे पहले बेटी बचाओ अभियान के लिए सर्वधर्म एक सम्मेलन करवाया था जी। उसके अंदर हम लोगों ने यही कहा था कि जो हम डॉक्टर होने के नाते जो हम कह रहे हैं शायद लोगों की समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने धर्माचार्यों से इस चीज़ को कहा था कि समाज को ये कहें कि बेटी आपके परिवार के लिए बहुत आवश्यक है और वो एक हमारे अभिन्न अंग है। और कहते हैं कि अगर कन्यादान सबसे बड़ा महादान होता है, अगर किसी ने कन्यादान नहीं किया तो उसका जीवन निष्फल है। रहा सवाल अब डॉक्टरों के ऊपर जो ब्लेम आता है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमेशा उन डॉक्टरों के खिलाफ रही है जो डॉक्टर लिंग भ्रूण हत्या में शामिल हैं या उसका सेक्स डिटेक्शन में उसके अंदर कर रहे हैं। हमने हमारे जो डॉक्टर्स हमारी नॉलेज में आए हैं हमने उनको ब्लैक लिस्ट भी किया है और हमने अपनी एसोसिएशन से भी निकाल दिया है। कितने ऐसे आंकड़े कुछ आप बता सकते हैं कि ऐसे कितने डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन हुआ? देखिए, हमारे पास जहां तक मैं आपको पिछले साल के बता दूं, हमारे कम से कम दिल्ली के अंदर ही 25-35 एक जो डॉक्टरों को निकाल दिया। हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर कम से कम 250-300 डॉक्टरों को निकाला। महाराष्ट्र के अंदर 150 डॉक्टरों को निकाला। जब हमारे पास इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है हम कभी उनका सपोर्ट नहीं करते। हम हर पैमाने के ऊपर हर प्लेटफॉर्म पर ये कहते रहे हैं कि हम इसके हमेशा खिलाफ हैं और हम उन डॉक्टरों का साथ नहीं देंगे। लेकिन जहाँ तक PCPNDT एक्ट की जब आप बात कर रहे हो तो वो एक बहुत अच्छा एक्ट अगर होता, मैं ये कहने को तैयार हूँ कि आज ही उसको चालू किए हुए आज 25 साल 30 साल हो गए हैं। 984 उस वक्त हमारा सेक्स रेशियो था जो आज आके 914 हो गया है। तो वो उसने कहीं ना कहीं कोई कमी है जो सरकार को उसकी तरफ देखना चाहिए और करना चाहिए। कानून बेहतर हो सकता है लेकिन इसमें इतने सारे पेच हैं कि इसमें चोर दरवाजे भी हैं जिसके कारण जो इस तरह की चीजें होती है। डॉक्टर राय क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर हम सारी जिम्मेदारी एक डॉक्टर पर डाल दें या दूसरे पर डालते, देखिए डॉक्टरों की जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटना चाहता, मैं दोबारा कह देना चाहता हूं, लेकिन आज समाज को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी हो गया है। समाज के लोग हैं जो डॉक्टरों के पास जाके इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाना चाहते हैं और किसी भी समाज के अंदर आज तक किसी ने भी अड़ोसी पड़ोसी ने उस परिवार का बहिष्कार नहीं किया जिस परिवार की बहू ने या उसकी बेटी ने गर्भपात करवाया है। हर पड़ोसी को यह मालूम होता है कि आज इनकी शादी हुई है, 3 महीने बाद वो लड़की प्रेग्नेंट थी लेकिन 4 महीने के बाद उसका जन्म गर्भ गिरा दिया गया है। क्या हमारे समाज ने उनको कभी बायकॉट किया? हुक्का पानी बंद किया? जो हम लोग आज खाप की बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं, तो वो आज यहाँ पर क्यों नहीं लागू होती? सिर्फ डॉक्टरों के ऊपर दोष डाल देने से काम नहीं चलने वाला। समाज को सोचना, दूसरा देखना पड़ेगा कि आज हमारा समाज
इस तरफ क्यों जा रहा है? वो कुरीतियां आज हमारे समाज में है। क्यों लड़कियां नहीं चाहिए? हर परिवार को एक अच्छी बहू चाहिए, हर परिवार को एक सुंदर लड़की चाहिए, एक लड़के को एक सुंदर ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड चाहिए, आदमी को एक अच्छी बीवी चाहिए। लेकिन जब उसे घर में एक कन्या जन्म लेना चाहती है उसको मारता है। ये कितनी संकीर्णता है उसकी। बिल्कुल। मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि हरियाणा के जो सेक्स रेशियो है बहुत खराब है, लेकिन हरियाणा में पिछले दिनों एक झोरार खाप पंचायत हिसार में उसने ये ऐलान किया कि हम सोशल बॉयकॉट करेंगे। जिस भी परिवार ने इस तरह से किया, जिस भी परिवार ने कन्या भ्रूण हत्या को किया, तो उस ग्राम पंचायत ने, इस खाप पंचायत ने कहा कि हम उसका सोशल बॉयकॉट करेंगे। योगिता जी, मेरे ख्याल से आप भी शायद हरियाणा की हैं, तो आप कुछ इस तरह की खाप पंचायत, अगर हम खाप पंचायत का इसका एक काला पक्ष देखते हैं, उसके बारे में मीडिया में बहुत बात आती है, लेकिन ये जो खाप पंचायत है उसने एक पॉजिटिव बात जाके करी, लेकिन ये कहीं मीडिया में नहीं, कहीं इस पर बात नहीं हुई। और इसको और ज्यादा आपको लगता है कि इस तरह की चीजें आगे लाने की जरूरत है? जी बिल्कुल। एक्चुअली खाप पंचायत बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अगर करना चाहें, क्योंकि खाप पंचायत हरियाणा में चलती है। और मैं इसी एग्जाम्पल को कोट करना चाह रही थी कि जिस तरह से ये हिसार के एक डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है, जैसे खाप पंचायत कम आगे आई है और उस परिवार का बॉयकॉट कर देते हैं, उसी तरह से सारी खाप पंचायतें अगर ये बीड़ा उठा लें और एक तरह से विसल ब्लोअर को सम्मानित भी करें। जैसे महिलाओं को आपस में पता होता है कि क्या चल रहा है, अगर एक महिला दूसरे महिला के साथ खड़ी हो जाए, एक्चुअली तो पहली बात है महिलाओं को खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एक महिला ही बच्ची का गर्भपात करती है। एक्चुअली फाइनल डिसीजन तो उसी के पास होता है। अगर लेकिन वो बहुत कमजोर अपने आप को महसूस करती हैं, क्योंकि पूरा परिवार खिलाफ होता है, गांव खिलाफ होता है, ऐसे में एक महिला आवाज उठाए तो उसकी तो और दुर्गति हो जाती है। यही बात है कि अगर महिलाएं मिल जाएं और अगर विसल ब्लोअर को एक तरह से रिवॉर्ड किया जाए, और खाप पंचायतों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, अगर ये उस बात के लिए संवेदनशील हो जाएं तो मुझे लगता है हरियाणा में एटलीस्ट उस चीज का रास्ता क्लियर। और पंजाब की भी रेशो बहुत बुरी है अगर देखा जाए तो पूरा नॉर्थ जो इंडिया है इसकी चपेट में है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है। अगर हम एजुकेशन वाइज इसको देखें तो केरला और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का बेटर हाल है। इसी से हमें पता चलता है कि एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट का इसका सीधा लिंक है। अगर महिलाएं सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, तो वो अपना डिसीजन ले सकती हैं। इसीलिए अगर आप रेशो देखें तो काफ़ी अलग है नॉर्थ और साउथ का। दूसरा, एक बार मैं डॉक्टर राय जी बता रहे थे कि धर्म गुरुओं से उन्होंने बुलवाया था। सबसे बड़ी शुरुआत तो हमारी वहीं से हो जाती है जहां हमारी प्रेयर्स में भी, अगर गणेश वंदना से लेकर लक्ष्मी वंदना में भी बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया, तो अगर हम पुत्र ही प्रेयर्स में भी पुत्र ही मांगेंगे तो ये तो होना ही है। अगर हमारे प्रेयर्स में भी अगर यही बात आती है और हमारे आशीर्वाद में भी पुत्र वती भाव आता है, तो एक तो सामाजिक मानसिकता की बात है, मानसिकता ही हमारी ऐसी है। पुत्र पुत्री दे, ये बात क्यों नहीं होती है? और हम सब ये रिसाइट करते हैं, मैं खुद ये जब हम बोलते हैं तो हम बिना सोचे बोल देते हैं, तो ये हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस में जा चुका है कि पुत्र अच्छे हैं, पुत्री नहीं। और हालांकि हमें दोनों को सर्वाइव करना है साथ में, ये एक मेंटालिटी बहुत टाइम लगेगा चेंज करने में, बट अगर इसकी शुरुआत हो चुकी है, और मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री ने ये बात उठाई है बेटी बचाओ, और उसको सीरियसनेस से लिया गया, गंभीरता से उठाया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उठाया। जी बिल्कुल, आप सही है। चेतन जी, आप महाराष्ट्र में अगर कहें, मुंबई में कहें, वहां पर ये आवाज उठ रही है, इस तरह की बात उठ रही है कन्या भ्रूण हत्या की, सेक्स डिटर्मिनेशन के जो क्लिनिक्स होते हैं उनके खिलाफ, वहां पर आप सामाजिक स्तर पर कोई आप इसमें बदलाव देखते हैं, लोगों की सोच में परिवर्तन देखते हैं क्या? हमारे पीएम ने जो आज ये बेटी बचाओ का आंदोलन छेड़ा है, मैं उनकी सराहना करता हूं और मैं खुद उनसे जुड़ना चाहता हूं। हमारे मुंबई में ये मुंबई का देखनी है, मेरे पास 5 साल का आंकड़ा है, तो उसमें हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है। पहले लास्ट ईयर 25,000 था, उसके पहले 20,000 था, तो ये अभी 30,000 है। मुझे लगता है ये साल ये बढ़ के 35,000 आएगा। तो ये लगता है कि ये बहुत ही सीरियस मामला है। और हमारे इसके बावजूद भी जो हमारे शहर के कई बिछड़े इलाके हैं हमारे इंडिया के, तो वहाँ कई आज भी लड़की को अपने लड़के के बराबर नहीं मानते हैं। मैं तो कहूँगा कि लड़के से ज़्यादा आज लड़की को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर मानना चाहिए, क्योंकि लड़की हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो माँ का रोल अदा करती है, वो बेटी का रोल अदा करती है, वो पत्नी का रोल अदा करती है, और गर्लफ्रेंड का भी रोल अदा करती है। तो मैं तो कहूँगा कि लड़की हमारे लिए एक बहुत जरूरत है, और उसको कभी ये भ्रूण हत्या के इसके खिलाफ हूं मैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये महत्व जो है, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये सबको समझना पड़ेगा।
पूरे देश को समझना पड़ेगा, खास करके ग्रामीण इलाकों में समझना पड़ेगा। लेकिन इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि इस तरह की भी बात सामने आ रही है कि जो पढ़ा लिखा तबका, हम अक्सर ऐसी चीज़ों के लिए दोष दे देते हैं कि देश में जो लोग अशिक्षित हैं और गाँव में रहते हैं उनको दोष दे देते हैं। लेकिन अभी जानकारी ये भी है कि बहुत से धनवान लोग, शिक्षित लोग, बड़े महानगरों में रहने वाले लोग दिल्ली के बाहर जाकर, देश के बाहर जाकर इस तरह के जो लिंग परीक्षण के टेस्ट हैं वो करवाते हैं। क्या इनको रोका जा सकता है, इस पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो देश में जिस तरह से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू हुई है, उसी संदर्भ में हम आप बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे इस मुहिम को कामयाब बनाया जा सकता है, क्योंकि आंकड़े बहुत भयावह हैं। और अगर आंकड़े ये साफ तौर पे कहते हैं, जो आरटीआई से कम दिल्ली और बॉम्बे जैसे दो बड़े महानगरों के जो आंकड़े आए वो ये दिखाते हैं कि अबॉर्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इनमें करीब 40 से 50% जो अबॉर्शन के मामले होते हैं उनमें कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित मामले होते हैं। और ये आंकड़े आधिकारिक हैं। जाहिर तौर पर अवैध रूप से जो कुछ धंधा चल रहा है वो एक बड़े पैमाने पर उसको रोकना होगा, क्योंकि बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ चेतन कोठारी जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दिल्ली से योगिता भयाना जी जुड़ी हुई हैं निर्भया ज्योति ट्रस्ट से, और डॉक्टर रॉय जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी रह चुके हैं। ये 3 लोग जुड़े हुए हैं। इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर रॉय, मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये कहा था कि इस तरह की समस्या अब आ गई है। बहुत से लोगों ने ये माना कि शहरों से, बड़े बड़े महानगरों से लोग अब मिडिल ईस्ट जो है एक बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। हम भारत में कानून बना रहे हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन बड़े बड़े पैसे वाले लोग, शिक्षित लोग मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, दुबई लोग जा रहे हैं। और दुबई के विज्ञापन जो हैं बहुत आपको वेबसाइट पे दिख जाएंगे, वहाँ पे लुभावने हुए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक अच्छी पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ये साफ तौर पे कहा था कि ये गूगल को ये निर्देश दिया था कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन के जितने क्लिनिक्स हैं उनके एडवर्टीजमेंट है उस पर वो तुरंत उस पर बैन लगाए, प्रतिबंध लगाए। क्या इतना काफी है डॉक्टर राय? देखिए, प्रयास के तौर पे मैं कहूँगा अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे सन 2012 के अंदर मैं आपको बताऊं, हमने देखिए सेलिब्रिटी की दुनिया मानती है, उसकी बात को सुनती है। सन 2012 के अंदर मई के अंदर मैंने हेमा मालिनी जी को बुलाया था और समाज के सामने एक स्थिति रखी थी कि इस लेडी को देख लो जो साधन संपन्न है, उसके बावजूद उसने 2 बेटियों को जन्म दिया और वो बहुत ही गौरवान्वित फील करती है कि मेरे पास 2 बेटियां हैं जी। और उसको एक एग्जाम्पल देके हमने लोगों से यही कहा कि आप लड़के में और लड़की में भेदभाव मत कीजिए। मैं नॉर्थ की बात करता हूं कि नवरात्रे जब आते हैं तो हम हर घर के अंदर अष्टमी के रोज, नवमी के रोज हम पूजा करते हैं, पड़ोसी की छोटी छोटी बच्चियों को लाकर उनके पैर धो के उनकी पूजा करते हैं। अरे जब बच्ची अपने ही घर में जन्म लेती है तो उसको क्यों मारते हो? ये हमारी मानसिकता को हमको बदलना पड़ेगा। जब तक हम हमारी मानसिकता को, लोगों को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, एक सिर्फ कानून बना देने से मैं नहीं सोचता कि हम कहीं पर पहुंच पाएंगे। और दूसरा, हमें उन कुरीतियों की तरफ देखना पड़ेगा कि आज परिवार अगर कन्या को नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता जी, ये भी देखने वाली बात है। उसके ऊपर दहेज की प्रथा है, ये प्रथा है, वो प्रथा है, सिक्योरिटी। आज देखिए, हर माँ बाप को अपनी लड़की जब उसकी घर से बाहर निकलती है तो परेशान रहता है कि लड़की शाम के टाइम घर पे आएगी कि नहीं आएगी, वो सेफ आएगी कि नहीं आएगी। निर्भया कांड का एक एग्जाम्पल पड़ा है, उसके बाद कई और कांड हो चुके हैं। रोज हमारे का अखबार के अंदर पढ़ने को यही मिलता है। हमें तो महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना होगा समाज को, देश को, ये बहुत जरूरी है जी, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। पर योगिता जी, आपसे एक आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ही क्योंकि हम देखते हैं इस तरह के मामले पकड़े जाते हैं लेकिन इसमें जब सजा नहीं होती, लोग छूट जाते हैं किसी वजह से और इसमें मामले लंबे चलते रहते हैं, वो भी एक बड़ा कारण होता है कि लोग सबक नहीं लेते। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि 3 महीने के भीतर जो इस तरह के कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में जो है उनमें कार्रवाई करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आपको लगता
लगता है इस तरह की चीजें अगर तेजी से हों तो उससे फर्क पड़ सकता है? जी बिल्कुल, यही सारी चीजें हैं। खाली एक कदम उठाने से कुछ नहीं होगा, इसको हर तरफ से होलिस्टिक मैनर में इसको करना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बोला, मानसिकता बदलाव की जरूरत, सख्त कानून की जरूरत है और कानून की इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की भी जरूरत है और इसको हर दिशा से कवर करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये रेशियो को बैलेंस आउट कर पाएंगे। सिर्फ एक कदम नहीं उठाना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारी चीजें साथ में करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें साथ में करनी पड़ेंगी, सिर्फ एक कदम से बात नहीं बनेगी। लेकिन जाहिर तौर पर इसकी शुरुआत हुई है, एक कदम उठाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाया गया है और उम्मीद यही करेंगे कि यह कदम कामयाब हो। लेकिन उसके लिए मानसिकता बदलनी पड़ेगी, आपको और हमको बदलना पड़ेगा। बेटियों को उनका हक देना पड़ेगा, महिलाओं को इज्जत देनी पड़ेगी, सुरक्षा देनी पड़ेगी और बेटी को अपना गर्व मानना पड़ेगा। ये जब चीजें होंगी तब शायद कहीं ना कहीं बदलाव होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका, योगिता जी और डॉक्टर राय आपका इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। ये बात हुई वो आंकड़े जो कि हमें बताते हैं कि बेटियों को आज भी गर्भ में मारा जा रहा है। जो आरटीआई से कुछ आंकड़े सामने है उससे संदर्भ में हमने बात की। इस बीच देश भर में आरटीआई को लेकर बहुत कुछ होता रहा, जो कुछ हुआ वो समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। आरटीआई से जुड़े रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि मदर डेयरी अब आरटीआई कानून के दायरे में आ गया है। जब एक आरटीआई आवेदक ने आरटीआई डालकर मदर डेयरी से कुछ सवाल पूछे तब मदर डेयरी ने कहा कि वो आरटीआई कानून के दायरे में नहीं आता। फिर मामला सीआईसी होते हुए जब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और दिल्ली हाईकोर्ट के एक बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि जो मदर डेयरी है वो एनडीडीबी का एक प्रोडक्ट है और एनडीडीबी जो है वो केंद्र सरकार की निगरानी में रहता है, इसीलिए उसे सूचना अधिकार कानून के दायरे में आना होगा और आरटीआई का जवाब देना होगा। इसलिए अब मदर डेयरी जो है वो आरटीआई के कानून के तहत है। अब आप कोई भी आरटीआई डालकर अब मदर डेयरी से आप सवाल पूछ सकते हैं। सिलिकोसिस बीमारी से संक्रमित परिवार को मुआवजा देने से गुजरात सरकार ने किया मना। गुजरात के दाहोद जिले में करीब 5 परिवारों को जो कि सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित हैं 5-5 लाख रुपए मिलना था। इससे पहले एनएचआरसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनको निर्देश दिया था, कहा था कि इनको मुआवजा देना चाहिए, जबकि आरटीआई के जवाब में जो श्रम विभाग है उसने कहा कि वो ऐसे आदेश को लागू करने के स्थिति में नहीं है और इस बाबत उसने आयोग को अवगत भी करा दिया है। जबकि इससे पहले साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सिलिकोसिस बीमारी से जो ग्रसित अगर कोई परिवार है तो उसका जिम्मेदार जो उसका मुआवजा होगा राज्य सरकार को देना होगा। सूचना के अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ था, लेकिन जांजागीर चांपा जो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है वहाँ के जिला अधिकारी के ऑफिस में जो जन सूचना अधिकारी हैं उनको सूचना के अधिकार कानून के बारे में अभी तक नहीं पता। जी हाँ, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी तो वो जो अधिकारी थे कहीं और उस सूचना के लिए भेज दिए, जबकि उसी ऑफिस से उनको सूचना देना चाहिए था और वहाँ से जवाब तलब करना चाहिए था। सूचना का अधिकार कानून से जुड़े लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयोग में बैठे जो राज्य सूचना आयुक्त सुदेश कुमार हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के 9 अधिकारियों पर अलग अलग जुर्माना लगाया है। 9 विभागों में बैठे जो जन सूचना अधिकारी हैं, जो पीआईओ हैं, उन पर जुर्माना लगाया है और उन पर ये जुर्माना इसलिए लगा कि उनके विभाग में कई ऐसे आरटीआई आवेदन हैं जो 3-3 साल 4-4 साल से लंबित पड़े थे। सूचना होने के बाद भी वो जो अधिकारी हैं वो आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे थे। जब मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा तो आयुक्त ने सब अधिकारियों पर किसी पर 20,000, किसी पर 15,000, किसी अधिकारी पर 25,000 का जुर्माना लगाया। उत्तराखंड पुलिस पर बकाया है 60 करोड़ रुपए। जी हां, आरटीआई से हुआ है खुलासा कि कर्जदार है उत्तराखंड पुलिस। चुनाव व अन्य ड्यूटियों के लिए राज्यों की है देनदारी। करीब जो आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और मध्य प्रदेश राज्य की है देनदारी। करीब 34 करोड़ 72 लाख रुपए उसे सीआरपीएफ को देना है। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस को करीब 11 करोड़ रुपए उत्तर रेलवे को देना है। कैराना उत्तर प्रदेश में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जो अवैध खनन जो माफिया थे वो यमुना में अवैध खनन कर रहे थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो आरटीआई लगा करके एक आरटीआई कार्यकर्ता ने सिर्फ उसे न सिर्फ रुकवाया है बल्कि जो पर्यावरण के जो नुकसान हो रहे थे उससे भी निजात दिलाया है। आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि जो अफसर हैं, जो वहाँ के नेता हैं और जो खनन माफिया हैं, ये सब मिल करके ये काम कर रहे थे, लेकिन एक आरटीआई जब वहाँ पर लगी तब वहाँ के जो अधिकारी थे वो हरकत में आए और अब उस पर रोक लगा दिया गया है।
ये था आरटीआई इस हफ्ते और इसी के साथ जानने का हक में आज बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।